बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी पैनल से रिपोर्ट तलब की है। रोजाना समाअत पर फैसला 25 जुलाई को सुनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अराजी तनाज़े पर इंतहाई अहम समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी पैनल को प्रोग्रेस रिपोर्ट की तफसील जमा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा जुमेरात यानी 18 जुलाई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सालिसी के अमल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है तो 25 जुलाई को यह फैसला किया जा सकता है कि उस दिन से रोजाना इस मामले पर समाअत हो। दरअसल मंगल के रोज बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में एक अहम फरीक ने इल्जाम आयद किया था कि सालिसी पैनल ने अयोध्या तनाज़े का हल निकालने के लिए सालिसी के अमल में कोई पेशरफ्त नहीं की है। इस फरीक ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि सालिसी पैनल इस तनाज़े का हल निकालने के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है, इसलिए रोजाना समाअत का रास्ता इख्तियार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर समाअत का फैसला किया था, जिसमें सालिसी पैनल को तफसीली रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई मसालिहती कमेटी के जरिए अयोध्या के तारीखी तनाज़े का हल निकल आए तो पूरे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। मौलाना ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम फरीक शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और फैसले की पाबंदी का कायल रहा है और अदालत उज़्मा के हर फैसले को कबूल किया जाएगा। अपनी जगह बहुत पुरुम्मीद हैं कि कमीशन के ज़रिए से इस मोस्ट सेंसिटिव मसले का हल निकलना चाहिए और वही सबसे बेहतरीन रास्ता होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर अदालत में मसला फिर से चलेगा तो एक वो तवील मुद्दत तक फिर से चलता रहेगा और जो सियासी पार्टियां उनको फिर से इस पर सियासत करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कमीशन अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस काम को आगे बढ़ा रहा है, उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि एक बहुत बेहतरीन रास्ता था और अभी भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है। उधर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक़ मिल्कियत मामले को बातचीत से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी जाने वाली सालिसी कमेटी आइंदा 18 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मारूफ वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा है कि रिपोर्ट में क्या है ये ना हम जानते हैं और ना हमें ये बताने का इख्तियार ही है। हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का इस्तक़बाल करेंगे। जिलानी ने यह भी कहा कि मसालिहती कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट पर किसी भी फैसले का इख्तियार सिर्फ कोर्ट को है। अगर इस रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं हो सका तब भी हम रोज होने वाली सुनवाई के लिए तैयार है। ये चीज़ की गुंजाइश बहुत कम है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आया, कोर्ट ने कहा कि मेडिएशन हो जाए, तब भी हमसे पूछा गया तो हमारी तरफ से यही कहा गया कि साहब इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो जज साहब ने कहा कि अगर 1% चांस हो तो भी क्या हर्ज है, तो हमने कहा इसमें कोई शक नहीं कि हर चीज़ का 1% चांस तो हो सकता है। तो हमने अपने धवन साहब से कहा कि ठीक है हम कोऑपरेट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मानते हुए कि अगर 1% चांस है तो ये मौका दिया था। उसके बाद फिर उसकी कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई में क्या पोजीशन है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल है, तो लेकिन अगर कार्रवाई से मेडिएशन कमेटी ये समझती है कि कुछ चांसेस नहीं है तो मेडिएशन कमेटी खुद ही अपनी रिपोर्ट देगी। पहले मेडिएशन कमेटी ने ये कहा था कि चांसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया, मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया। अब मेडिएशन कमेटी 18 तारीख को अपनी रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट देगी क्या पोजीशन है। वैसे मेडिएशन कमेटी ने डेट लगा रखी है, अभी मेरी इत्तला के मुताबिक 22 जुलाई को भी डेट लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मुद्दई इकबाल अंसारी ने अपना क्या कुछ रिएक्शन दिया है, आपको दिखाते हैं। पैनल के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हिंदू पक्षकार बुलाए जाते हैं, मुसलमान पक्षकार बुलाए जाते हैं, वकील भी बुलाए जाते हैं। अगर पैनल में जो है पैनल में समय लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है कि पैनल में पक्षकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि पक्षकारों से बातचीत हो रही है। हो सकता है जो है ये मसला पैनल तय कर दे, लेकिन अगर सुप्रीम तमाम लोग ऐसे हैं जो दरखास्त देते रहते हैं। पक्षकार को भी उन्होंने दरखास्त दिया है कि ये जो है पैनल का ये काम नहीं है, ये काम सुप्रीम कोर्ट खुद करे। भाई ये भी बात ठीक है कि अगर जो है पैनल तो अपना काम कर रहा था, उसको समय में जो है मिलना चाहिए, समय लगेगा। अगर समय जो है उसमें लग रहा है तो पक्षकार भी बहुत ज्यादा है। अगर जो है पैनल से बात न बनती
तो कोर्ट फैसला करता, चाहे वो कोर्ट करे या पैनल करे। हम तो ये साफ कहते हैं कि हम पैनल की भी जो है भी बात मानेंगे और कोर्ट की बात जो है मानेंगे, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम फैसला है जो पूरी दुनिया में आज जो है राजनीति में ये घूमता रहा। उधर निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जल्द सुनवाई का खैर मकदम किया है। निर्मोही अखाड़े का कहना यही है कि अगर बातचीत से मसले का हल निकले तो बेहतर होगा। निर्मोही अखाड़े के वकील क्रोनी शुक्ला ने न्यूज 18 के नुमाइंदे खास खुर्रम शहजाद के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो साफ तौर पर कहा कि अगर हम मध्यस्थता की जो रिपोर्ट है जो 18 जुलाई तक दाखिल करनी है उससे हमको नहीं लगा कि कोई हल निकल रहा है तो हम 25 जुलाई से मुख्य मामले की सुनवाई शुरू कर देंगे। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पास में डेट है, कोई लंबी डेट नहीं लगाई जा रही, तो इसलिए सारे लोग खुश हैं, सारे पक्षकार खुश हैं कि जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाएगा। आप क्या मानते हैं, मध्यस्थता जारी रहनी चाहिए? ठीक चल रही है मध्यस्थता? मध्यस्थता बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। अगर 15 अगस्त तक का टाइम मिला है तो एक बार और उनको कोशिश करने का, तब तक तो बिल्कुल कोशिश करके निपटाना चाहिए। मध्यस्थता के माध्यम से सबसे अच्छा रिपोर्ट होगा। बरेली से बीजेपी के एमएलए राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल की बेटी साक्षी मिश्रा की दलित नौजवान से शादी का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। साक्षी मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने वालिद और घरवालों की तरफ से अपनी और अपने शौहर की जान को खतरा बताया है। साक्षी ने अदालत से अपनी और अपने दलित शौहर की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। साक्षी ने इल्जाम लगाया है कि उनके वालिद राजेश मिश्रा की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से साक्षी अदालत में पेश नहीं हो सकी। साक्षी के अदालत में पेश न होने पर अदालत फिलहाल कोई फैसला नहीं सुना सकी। अब इस मामले की समाअत 15 जुलाई को होना है। वाज़ेह रहे कि साक्षी मिश्रा ने गुज़िश्ता 4 जुलाई को अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ इलाहाबाद में एक दलित नौजवान के साथ शादी की थी। साक्षी की तरफ से दलील दी गई कि वो बालिग हैं और ऐसे में वो शादी जैसे मामलात में फैसला भी खुद ले सकती हैं। ये पूरा मामला बरेली के विधायक जी है पप्पू भरतौल, उनकी बेटी का मामला था। वो अपनी मर्जी से जो उनके साथ में जिनसे शादी करी उनके साथ इलाहाबाद आई थी और उन्हें डर था। उनके घर वाले शादी के खिलाफ नहीं थे क्योंकि जाति विशेष का मामला था, इसलिए उनको डर था कि घर वाले तैयार नहीं होंगे और उनको जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उच्च न्यायालय के आगे शरण ली है। मेरे पास आए थे तो मैंने उसी को देखते हुए यहाँ पे उनकी याचिका दाखिल करी और वो लोग को फिर आज किसी कारण तारीख थी, आज किसी कारण उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उन्हें यहाँ पेश नहीं किया जा सका है। इसी चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने सोमवार की डेट लगाई है ताकि हो सके वो सोमवार को यहाँ कोर्ट में आ सके, कोर्ट में अपने आप को कोर्ट में उन्हें पर्सनल रूप से देख सके, तब उसके बाद आगे कोई आदेश पारित किया जा सके। और वहीं बरेली से बीजेपी के एमएलए राजेश मिश्रा की बेटी के दलित नौजवान से शादी करने के मामले में नया मोड़ भी आया। साक्षी ने इलाहाबाद के जिस राम जानकी मंदिर में दलित नौजवान अजितेश के साथ शादी करने की बात कही, अब उसी मंदिर के पुजारी ने इस तरह की किसी भी शादी करवाने से ही इनकार कर दिया। साक्षी और उनके दलित शौहर अजितेश ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट में इलाहाबाद के बेगम सराय में वाक़े राम जानकी मंदिर का पता दिया। राम जानकी मंदिर के पुजारी परशुराम दास ने न्यूज 18 के सामने कहा कि उनके मंदिर में साक्षी नाम की किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि राम जानकी मंदिर के पुजारी की तरफ से साक्षी की शादी कराने से इनकार करने पर यह मामला मजीद पेचीदा हो गया है। शादी यहाँ पर नहीं हुई, सब झूठा है। हाँ, ये सब साइन बोर्ड जब बनाए लिखाए घूमे तो गलत है, सही नहीं। हम तो बूझिन कहा है, कोई मंदिर में लिखाई नहीं कि हमारा मंदिर था, यहाँ नहीं कोई हुई शादी। विश्वजीत शुक्ल नाम के जो चाचार्य का उसमें नाम दिया गया, उन्होंने शादी कराई है, उनको जानते हैं? वो यहाँ से कोई संबंध है? नहीं, यहाँ कोई संबंध नहीं। जानते हैं उनको आप? वो तो मंदिर बातें हैं सब, यही बस जानी था मंदिर बाबू से जैसे आते हैं वो यहाँ पर। हाँ, कभी साल 6 महीने भागे तो आइए। हम नाम अब नाम बूझो घर बूझो तो बता देंगे। मिशन पानी को लेकर न्यूज 18 की मुहिम रंग ला रही है। पानी की कम होती सतह को देखते हुए पानी को महफूज करना बेहद जरूरी हो गया है। आइए सुनते हैं फिल्म अदाकारा अनन्या पांडे का क्या कुछ कहना है। पानी बचाना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपके छोटे वे में भी कर सकते हैं। आप बहुत लंबे शावर्स के लिए मत जाइए। जब आप ब्रश कर रहे हो तो नाला बंद कीजिए। तो आप बहुत छोटी चीज़ें कर सकते हैं, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ें करें, पर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा।
जिंदगी के लिए हवा की तरह पानी भी इंसान की बुनियादी जरूरत ही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के साथ ही इस जमीन पर मौजूद पानी के जराये पर बढ़ता हुआ बोझ और इसके बेजा इस्तेमाल ने पीने के साफ पानी का बुहरान पैदा कर दिया है। लगातार कम होते जेर जमीन पानी के जखीरे के खतरे से निपटने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को फरोग देने की बेहद जरूरत है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। समाजी तंजीम जागरूक नागरिक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के जरिए मेरठ के गिरीश शुक्ला और तंजीम से वाबस्ता 100 से ज्यादा अफराद वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को फरोग देने के मकसद से गुज़िश्ता 10 बरसों से अपनी बेशबहा खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। ताहम अब इस सिस्टम की जरूरत को लाजमी तौर पर शिद्दत से महसूस करते हुए समाजी सतह पर एक मिशन के तौर पर अंजाम दे रहे हैं कि क्या ये दिन भी आ सकता है कि तेल से महंगा पानी होगा। तो मैंने कहा अगर यही आने वाली हालत रही तो सन 2025 तक निश्चित रूप से पानी तेल से महंगा होगा। आज जो पानी की स्थिति दयनीय हमारे देश में हो चली है, हम क्योंकि मेरठ इस पानी गंगा जमुना का दोआबा है तो हम आज भी इसकी कीमत नहीं समझ रहे। लेकिन आप देखिए मेरठ से सटा हुआ जिला बागपत जो टोटली डार्क जोन में जा चुका है। हिंडन नदी है जो वहाँ पे नाले के रूप में हो गई है। यमुना नदी है वो भी गंदगी के रूप में हो गई है। पानी का धीरे धीरे अभाव हो चला। दिल्ली आधा सूखा पड़ा है। बरसात के पानी के साथ ही बर्बाद हो रहे पीने के पानी को जेर जमीन महफूज करने के लिए समाजी सतह पर जो कोशिशें अंजाम दी जा रही हैं, इसका असर भी नजर आ रहा है। स्कूल, कॉलेज, पार्क और सरकारी दफातर के अलावा मजहबी इबादतगाहों पर भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर समाज को पैगाम भी देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शुरुआत हमने मंदिर से करी थी, रामा मंदिर में करा। इसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा मेरठ में ओगरनाथ मंदिर करा। तीसरा हमने मेरठ जनपद के 5 शिव मंदिरों में करा। शिव मंदिरों में हमने स्पेशली इसलिए मैं कोट करूंगा क्योंकि वहाँ नियम से शिव जी की पिंडी पर जल चढ़ता है और जो जल चढ़ता वो सब पहले सीवर में जाता था। वो हमने प्रयास करके उसको संचय करा और उस पानी को भूजल से मिलाया। हम जामा मस्जिद का जितना पानी वुज़ू का जो पानी होगा, जो पानी वहाँ बहेगा, उसको हम वहाँ पर बहुत जल्दी ये हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो उसके ज़रिए उस पानी को वहाँ जमा कराएंगे और हम दूसरी मस्जिदों में भी इंशाल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे कि पानी को ज़ाया न किया जाए। वहीं सरकारी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट्स की कामयाबी सरकारी महकमों की संजीदगी के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए वसी पैमाने पर इस तरह के सिस्टम को फरोग देने के लिए अब मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अपनी कोशिशें अंजाम दे रहा है और समाजी सतह पर लोगों को बेदार भी कर रहा है। एक तो है हमारा वर्षा जल संचयन और दूसरा है कि जो जल का गिरता स्तर है उसको बढ़ाना और तीसरा है कि भूजल जो है उसको रिचार्ज करना। इन तीनों विधाओं पे हम लोग एक समग्र नीति बना करके काम कर रहे हैं। उसमें जो एमडीए का रोल है वो बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि जो हम मैप स्वीकृत करते हैं उसमें 300 वर्ग मीटर से ऊपर के जितने भी मैप हैं, चाहे वो आवासीय हों चाहे औद्योगिक हों, उनमें हमने कंपल्सरी कर दिया है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अवश्य लगाएगा। हमारा इस कार्य करने का मकसद ही यही है कि लोग पानी की कीमत को समझें और पानी बचाने का आज ही से अभी से कार्यक्रम शुरू करें। और मैं आभारी हूँ इसमें मेरठ के मीडिया को और खासतौर से आपके चैनल को कि एक अच्छा पानी के विषय को आपने प्रायोरिटी में लिया। पानी के बुहरान और खतरे से निपटने में समाज के हर तबके का ताउन इंसानियत का भी अहम फरीजा है और इसी मकसद को कामयाब बनाने में न्यूज़ 18 भी मिशन पानी के जरिए अपने फरीजे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि महज हाजियों के लिए अच्छे खाने या फिर ठहरने के बंदोबस्त कर देने से हज बेहतर नहीं हो सकेगा। जरूरी ये है कि खादिमुल हुज्जाज के जुमरे में मसाजिद के इमामों, दरगाहों और खानकाहों के ऐसे लोगों को भेजा जाए जो कि शरीयत की मालूमात रखते हों, तजुर्बात रखते हों। मौलाना ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से एक बार फिर इस मसले पर संजीदा गौर खौज करने की अपील की है। मौलाना के मुताबिक ऐसे सरकारी मुलाजमीन को खादिमों के कोटे में भेज दिया जाता है जो कि ना तो आजमीन की रहनुमाई ही कर पाते हैं और ना ही बुजुर्गों या फिर जरूरतमंदों की मदद कर पाते हैं।
लिहाजा इसमें तब्दीली की बेहद जरूरत है। हमने कहा था कि भाई खाना अच्छा हो जाए हज कबूल नहीं होगा, बिल्डिंग अच्छी हो जाए हज कबूल नहीं होगा। हज के आमाल जब सही होंगे और अरकान सही होंगे तब हज कबूल होगा। लिहाजा आप साथ साथ जो जानकार लोग हैं, जो मौलवी हजरात हैं, चाहे वो दूसरे शिया फ़िरक़े का हो तो शिया मौलवी साथ हो, अहले सुन्नत का हो तो सुन्नी उसमें साथ हो, वो बताएं कि हज कैसे होता है। खाना बहुत उम्दा खा लिया, खूब मुर्गे खा लिए और हज सही नहीं हुआ तो उन मुर्गों से क्या फ़ायदा। बेहतरीन होटल में रुका है मगर हज सही नहीं हुआ तो रहने से क्या फ़ायदा। हज सही होना चाहिए, चाहे इंसान फुटपाथ पर क्यों ना गुजरा। यूपी के बिजनौर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मदरसे से गैरकानूनी हथियार बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मदरसे की आड़ में हथियारों की खरीदो फरोख्त का धंधा चल रहा था। मगरबी यूपी के बिजनौर जिले के एक मदरसे में पुलिस की छापेमारी में गैरकानूनी हथियारों की बरामदगी को लेकर मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारों ने तशवीश का इजहार किया। मेरठ शहर काजी और शाही जामा मस्जिद के मदरसा दारुल उलूम के जिम्मेदार काजी जैनुल साजिदीन ने मदरसे में पेश आए इस वाक़े को तशवीशनाक करार देते हुए गैर समाजी अनासिर से मदारिस को महफूज रखने के लिए मदरसा मुंतजमीन से बेदार और एहतियात रहने की अपील की है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, आलमी कप 2019 इंग्लैंड फाइनल में आ गया है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है और अब फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। 14 जुलाई को ये फाइनल मैच खेला जाएगा। तो वर्ल्ड कप 2019 की हम बात कर रहे हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को अब हम आमने सामने देखेंगे। 14 जुलाई को ये फाइनल मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। तो वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड पहुंचा फाइनल में। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है और अब फाइनल में हम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला देखेंगे। 14 जुलाई को ये फाइनल मैच होना है। कानपुर की कुल हिंद इस्लामिक एकेडमी ने आज़मीन हज के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस नंबर पर फोन करके हज से मुताल्लिक मसाइल पूछे जा सकते हैं और रहनुमाई हासिल की जा सकती है। कुल हिंद इस्लामिक इल्मी एकेडमी और उसकी रोशनी में बहुत से काम इसके ज़रिए होते हैं। हम लोगों की माहाना एक मीटिंग भी होती है, उसमें नए मसलों पर गौर भी होता है और मुसलमानों के मसाइल का हल भी निकालते हैं। तो उसमें रमज़ान के मौके पर जैसे हम लोग रोज़ा हेल्पलाइन शुरू करते हैं, ऐसे ही बकरीद के टाइम पे कुर्बानी और हज के लिए भी हेल्पलाइन, जिससे दुनिया भर से कोई शख्स कुछ नंबर हम दे देते हैं और वो हम लोग किसी टाइम भी वो टच करके हमसे अपने मसले का हल पूछ सकते हैं। बिहार कानून साज काउंसिल में न्यूज 18 की खबर की गूंज सुनाई दी। सीतामढ़ी ओडीएफ मामले में कांग्रेस लीडरान ने असेंबली में नारेबाजी की और हुकूमत से आला सतही जांच का मुतालबा किया। आरजेडी और कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि ओडीएफ के नाम पर बड़ा घपला हुआ है। इस दौरान मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। इस पर कांग्रेस तहरीक इल्तिवा की तजवीज भी लेकर आई है। जो दावा किया गया था कि सीतामढ़ी खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला जिला बन गया है और 13 जिलों के बारे में कही कि दावा की गई थी सरकार की तरफ से, वो सब एक धोखा साबित हुआ है। कहीं कुछ नहीं हुआ। हजारों घरों में शौचालय नहीं बने हैं, लेकिन करोड़ों के भुगतान हो गए हैं। तो यह अपने आप में बड़ा गबन का मामला है। आज इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने कार्य स्थगन दिया है और सदन में आग्रह करेंगे इस पर चर्चा हो। चूँकि डीएम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नाम भेजा कि एक ही दिन में सीतामढ़ी में 113 करोड़ का भुगतान कर दिया, जबकि भुगतान नहीं हुआ। कहा गया कि 4 लाख शौचालय बना दिए गए, जबकि नहीं हुआ। ये अपने आप में बड़ा गबन है। इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और चाहेंगे कि सदन में इस पर चर्चा हो, क्योंकि बड़ा गबन और घोटाला है। डबल इंजन की सरकार की चर्चा होती है। लगता है कि बिहार सरकार संपूर्णतः भ्रष्टाचार और अपराध की सरकार हो गई है।
अपराधियों के सामने नीतीश कुमार जी घुटना टेक ही दिए हैं, साथ ही साथ जितने इनके भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं जो बिना घूस लिए कोई भी काम नहीं करते हैं और इनकी जितनी भी योजना है वह अब कागज पर की योजना साबित हो रही है। खुलेआम शौचालय निर्माण में बड़ा बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। तो हमको लगता है कि शौचालय निर्माण में हो और भ्रष्टाचार हो और साथ ही साथ अपराध के सामने यह सरकार घुटना टेक दी है, तो क्या नैतिकता के आधार पर इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार है? नवादा से खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने में आया। न्यूज 18 ने अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के मुताल्लिक खबर दिखाई थी। वाज़ेह रहे कि 16 घंटे गुजर जाने के बावजूद इस मुतरी मुतासरा की जांच नहीं की गई। खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल इंतजामिया हरकत में आया और उसकी जांच की गई। साथ ही मुलजिमीन के खिलाफ जांच की भी बात कही गई। हमारे संज्ञान में सवेरे आया और आते ही तुरंत जो है उस महिला का तुरंत जो मेडिकल करवाया गया है और जो विलम्ब के लिए जो टाल मटोल की जो बात है उसके लिए जो भी संबंधित हैं उन पर जो है स्पष्टीकरण की जाएगी। हुकूमत बिहार ने सरकारी दफातर के लिए अहम इक़दाम करने का फैसला कर लिया है। अब सरकारी दफातर चमकते नजर आएंगे। हुकूमत बिहार ने तारीखी पहलुओं के अक्कासी के जरिए दफातर को सजाने का फैसला लिया है। तस्वीर बनाने के लिए महकमा तामीरात को जिम्मेदारी दी गई है। महकमा तामीरात इस सिलसिले में अहम काम अंजाम दे रहा है। 10-11 इस तरह के कार्यशाला होंगे जिसमें हम देश के भी हम जाने माने कलाकार जो हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो हैं, पेंटर्स जो हैं, उनको हम लोगों ने बुलवाया है। उसकी बजाबता एक प्रोसेस हुई है, स्क्रीनिंग हुई है और स्क्रीनिंग होने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। थीम हम लोगों ने खुद दिया है। जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मतलब इतने सीनियर मोस्ट हैं और इतने क्रिएटिव और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कैंप थोड़ा हटके है क्योंकि ये जो हमारे बिहार की जो विरासत है उसको लेके है। तो मेरे ख्याल में हर एक आर्टिस्ट को एक सब्जेक्ट दिया गया है, इस पे काम करना है। थोड़ा सा नैरेटिव वर्क है, थोड़ा सा रियलिज्म है। भागलपुर के पीरपेंती में इंसानी स्मगलिंग के गिरोह से 28 बच्चों को छुड़ाया गया। 28 बच्चों को ट्रेन से चाइल्ड लाइन की मदद से भागलपुर लाया गया। सभी बच्चों को 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर से आजाद कराया गया था। सभी बच्चों को बच्चा मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।